हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी संवैधानिक ढांचे की क्लास संविधान के अंतर्गत लगातार शुरू हो चुकी हैं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस पर। और उसी प्रकार हम लगातार आपको क्लासें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप डेली 4 बजे मिलिएगा और आप क्लास का एंजॉय करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, आपके 2 एग्जाम लगातार बने हुए हैं और भी आपके बहुत सारे एग्जाम हैं। 2024 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, तो इसके लिए भी आपके कई सारे एग्जाम लगे हुए हैं। उस हिसाब से मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करा रहा हूं और मैं पेपर से पहले पहले टोटल टॉपिक को कंप्लीट आपके लिए करा दूंगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक ढांचे। इससे पहले भी हम 4th क्लासों को देख चुके थे, जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा है, संविधान का निर्माण देखा है, संविधान की विशेषताओं को देखा है, नागरिकता को देखा है, संघ व उसका राज क्षेत्र और मूल अधिकारों को, नीति निषेधक तत्वों को हमने कल ही देखा था। और आज की क्लास हमारी किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो देखते हैं कि आज की क्लास में हमारा क्या खास होने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा, आप सभी लोगों को पता है कि भारत जब आजाद हुआ था तो भारत की आजादी की डेट क्या थी? तो अगर भारत की आजादी की डेट की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। भारत ने अपने संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा दिया। यानी कि भारत ने अपने संविधान का निर्माण करने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा दिया। और भारत का संविधान का निर्माण किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो भारत में संविधान का निर्माण किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और यही संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया था। और 24 जनवरी 1950 को भारत के नए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति का दर्जा दिया गया था। और इसी प्रकार हमारे संविधान ने पूरी तरह से पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए, दुनिया के लिए भी तो कई सारे देशों का संविधान है, पूरे भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में हमने अंगीकृत कर लिया भारतीय संविधान को। जब उस भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया तो क्वेश्चन ये हमारा, क्या उस समय मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में थे या नहीं थे? कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में थे या नहीं थे? तो आप सभी लोगों को पता है, अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा, कहीं बुक से पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य उस टाइम भारतीय संविधान में नहीं थे। तो देखिएगा, पहला पॉइंट तो यही बनता है कि क्या मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा थे? तो देखिएगा, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। पहला पॉइंट तो ये नोट करिएगा। तो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इन्हें किसी संशोधन के तहत शामिल किया गया था। इन्हें भारत में भारतीय संविधान में संशोधन के तहत शामिल किया गया था। किसके तहत शामिल किया था? संशोधन के तहत शामिल किया गया था। तो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। किस संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया था। लेकिन भाई, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। जो संविधान सबसे पहले बना था उसका हिस्सा नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। अभी अगर बात करें वर्तमान समय में कितनी संख्या है मूल कर्तव्यों की, तो वर्तमान संख्या की अगर बात करेंगे तो वर्तमान मूल कर्तव्यों की संख्या आपकी 11 है। कितनी संख्या आ रही है? 11 संख्या आ रही है यहाँ से। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि किस भारतीय भाग में रखा गया था, तो भारतीय भाग 4A में रखा गया था। 4A में मूल कर्तव्यों को रखा गया था। अनुच्छेद कौन सा रिलेट करता है? तो अनुच्छेद 51A रिलेट करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? 51A रिलेट करता है। और उसके बाद अगर पूछा जाए किस देश से ग्रहण किए, तो हमने आयरलैंड से ग्रहण किए थे। सॉरी, किस देश से ग्रहण किए थे? सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए थे। किससे ग्रहण किए थे? सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए थे। ठीक है, सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया। सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए थे, भाग 4A में है और आपके अनुच्छेद 51 वन में है। अगर हम अनुच्छेद आर्टिकल नंबर अगर हम 51 की बात करें, अब देखिएगा इसी का पार्ट नहीं है, लेकिन 51 की बात करें तो एकमात्र ऐसा अनुच्छेद जो विदेश नीति से संबंध रखता है, जो विदेशी नीति से संबंधित है। तो एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है पूरे भारतीय संविधान में जो विदेश नीति से संबंध रखता है, यानी कि कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से रिलेट करता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका आर्टिकल। ठीक है, तो देखिएगा सोवियत संघ रूस से लिए हैं और भारतीय संविधान में एक तो सोवियत संघ रूस से हमने एक ग्रहण किया है, दूसरी अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाएं भी हमने सोवियत संघ से ही ग्रहण की हैं, यानी कि 5 ईयर प्लानिंग की भी अवधारणा कहां से ली गई, हमने सोवियत संघ रूस से ही 5 ईयर प्लानिंग की अवधारणा भी हमने ग्रहण की है। ठीक है, तो किस समिति की सिफारिश पर, अगर इस समिति की बात की जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किसको लाया गया, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की बात करेंगे तो इस समय जो प्रधानमंत्री थी हमारी, कौन थी, इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ने के समय मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी और इन्हीं के समय में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया। तो भाग 4A में है, आर्टिकल नंबर 51A में है। वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या आपके 11 हो चुकी है। ठीक है, जिसमें आपका एक मूल कर्तव्य की श्रेणी में एक आता है आपका शिक्षा का अधिकार, यानी कि शिक्षा का अधिकार आता है, उसको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, ये तो आपके मूल कर्तव्यों की बात होगी। अगर हम थोड़ी सी बात 5 ईयर प्लानिंग यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं की बात यहाँ पर करें तो देखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं में क्या किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत की गई थी वो 1950 से की गई थी, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 में, लेकिन इसे से पहले नीति आयोग की स्थापना कर दी। तो अब क्या आ गया आपका नीति आयोग। नीति आयोग को भी हम संविधान में पढ़ेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नीति आयोग। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, 5 ईयर प्लानिंग थी, जिनसे 5 सालों की व्यवस्था की जाती थी। क्या क्या है आपके 5 सालों की व्यवस्था में, 5 साल अगले कैसे चलेंगे, ये सब देखा जाता था। लेकिन लगातार इनके वृद्धि रेट में लगातार कमी हो रही थी, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने के बाद भी नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई। तो नीति आयोग को हम कंप्लीट स्टडी में देखेंगे। ठीक है, तो यह है आपका मूल कर्तव्य की बातें। और मूल कर्तव्य से एक एक पॉइंट को स्पष्ट कर लिया। तो देखिएगा भारत के संविधान में अब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। तो 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है संविधान के आर्टिकल, और आपके मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है आपके 11। तो 11 है। तो क्या माता पिता, अब 11 की हमें याद होनी चाहिए, 11 किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, ये सब हमको याद होने चाहिए। और आपको मैं अभी बताऊंगा अभी किस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या माता पिता का आदर करना या माता पिता का सम्मान करना क्या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, नहीं आता, तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। अब देखिएगा कितने हैं आपके, 11 हैं। और 11 को मैंने आपके लिए सजोया है, अच्छी तरह से रखा है मैंने कि एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन सॉल्व कराया जाए। ठीक है, तो देखिएगा संविधान का आर्टिकल है, आप इसको याद भी रखिएगा। जैसे 1 नंबर ए हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया। ठीक है, बी है तो 2 नंबर, सी है तो 3 नंबर। पहला जो है हमारा संविधान का पालन करना और उसके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो देखिएगा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है कि राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान करना है। ठीक है, इसकी बात भी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, 22 जुलाई
1947 को अपनाया था। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और अगर राष्ट्रगान की बात करेंगे तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। और अगर बात करें कि जो राष्ट्रीय, ठीक है, जो राष्ट्रीय गान है हमारा, एक किसने लिखा था? इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और पुस्तक जो हमारी थी उसका नाम था गीतांजलि। तो गीतांजलि पुस्तक से लिखा गया था, ठीक है, गीतांजलि पुस्तक से लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था, एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो एशिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। एशिया महाद्वीप में कुल मिला के 48 देश आते हैं, तो उसमें पहले व्यक्ति हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया था। ओके। और राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो इसका रेशियो कितना होता है? 3.2, यानी कि 3:2 होता है। लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? 3.2 का रेशियो आपके ओवरऑल इसका होता है, ठीक है। अब देखिएगा अनुच्छेद नंबर, देखिएगा कौन सा आर्टिकल है, 51A में है, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रगीत इसमें कहीं भी नहीं लिखा। राष्ट्रीय गीत, तो मैं पूछ रहा हूं कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, ठीक है, क्या हमारे हक में है, क्या हमारे मूल कर्तव्यों में है राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना? राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो राष्ट्रीय गीत आनंद मठ पुस्तक से लिया गया था, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया था और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, ठीक है। तो क्या राष्ट्रगीत का या राष्ट्रगान का ही सम्मान करना चाहिए? राष्ट्रगीत का सम्मान करने के लिए कोई औचित्य नहीं है भारत के मूल कर्तव्यों में। इसको देखेंगे, कह रहे हैं अब आर्टिकल नंबर अगर बात करें 51B, यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, उन महान आदर्शों को सजोना और उनका पालन करना जिन्हें ने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेषित किया है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भी आदर्श हमें संजोए हैं, उन्हें प्रेषित किया है, उनको भी मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में रखा गया है। 2 नंबर हो गया, ठीक है। अगर 51AC की बात करेंगे तो देखिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखना, ठीक है, देखिएगा अखंडता, एकता, संप्रभुता को बनाए रखना, ठीक है। ये आपका 3 नंबर हो गया, ये आपका 4 नंबर हो गया। देश की रक्षा करना, बिल्कुल करेंगे, जरूरत पड़ने पर, कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करना, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सेवाएं भी हम प्रदान कर सकते हैं। ये कौन सा है? ये आर्टिकल नंबर डी है, 51A डी, ठीक है। अब ए में देखिएगा 5 हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? 6 हो गया, ठीक है। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय व अनुभागीय विविधता पर पड़े सद्भावना और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। देखिएगा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना हमारा मूल कर्तव्य है। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग कर देना, यानी कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो भी अपमानजनक जो प्रथाएं हैं उनका त्याग कर देना, ठीक है, उनका त्याग कर देना। और भाईचारे की भावना को बढ़ाना, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक विविधता के परे सद्भावना के समान अवसर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो भारत में धार्मिक भाषाई लोग जो हैं उनके अंतर्गत, दूसरा पॉइंट देखिएगा 51E में महिलाओं के सम्मान के लिए जो अपमानजनक प्रथाएं हैं उनको समाप्त करना, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। राजपूत में जौहर प्रथा थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई 51AE में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। एफ की बात करेंगे कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना व उसका संरक्षण करना। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई ये भी हमारा क्या, जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, उसको समृद्ध विरासत व महत्व देना उसका क्या है? कर्तव्य है। विश्व विरासत दिवस की बात करेंगे तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस बनाते हैं। 18 अप्रैल को क्या बनाते हैं?
विश्व विरासत दिवस मनाते हैं, तो हमारी मिली जुली जो कि कल्चर है, जो कि हेरिटेज है, विरासत है, को महत्व देना और उसका संरक्षण करना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो ये सब आपके मूल कर्तव्य के अंतर्गत 6 के अंतर्गत आपके आता है। तो प्रश्न ये भी पूछा गया था एक बार कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में छठा कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा 6 नंबर का ये है आपका, ठीक है। भाईचारे की भावना से बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा जी की चलिए बात करिए, जैसे वन, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, यानी कि पर्यावरण से संबंधित भी मूल कर्तव्य है हमारे पास में। तो पर्यावरण से संबंधित व उसकी जीवित प्रणालियों के प्रति दया भाव रखना, यानी कि जो उसमें सुधार करना और जीवित जो भी लोग हैं उनके प्रति दया भाव रखना, उनको मारना नहीं है, अगर मारोगे तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। उनकी दया करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगर वन अधिनियम की बात करेंगे तो वन अधिनियम आया था 1980 में, और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को बनाते हैं। नदियों से संबंधित हो गया वन्यजीव। अगर वन्यजीव अधिनियम की बात करेंगे तो वन्यजीव अधिनियम आया था 1972 को। वन्यजीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। पर्यावरण अधिनियम की बात करेंगे तो पर्यावरण अधिनियम 1986 में आया था, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 5 जून को बनाते हैं, ठीक है। उनमें सुधार करना व जीवित प्रणालियों के तहत दयाभाव रखना, ये देखिएगा, ठीक है। यहां तक अभी तक हम 6 पढ़ चुके थे। अब ये कौन सा आपका आ गया? ये आपका 7वें नंबर पे आ गया। किस नंबर पे? 7वें नंबर पे आ गया। ये 8वां हो गया और ये आपका 9वां हो गया, ठीक है। अब एच देखते हैं, वैज्ञानिक सोच, मानवता और जांच व सुधार की भावना का विकास करना, ठीक है। ये आपका 8वां हो गया। 9वें की बात करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो सार्वजनिक संपत्ति की रचना करना, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आता है, यानी सार्वजनिक संपत्ति की भी रचना करनी है आप लोगों को। अनुच्छेद जे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि निरंतर राष्ट्र की उपलब्धि के स्तर बने रहें, ठीक है। माता पिता अभिभावक का अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने कर्तव्य, ठीक है, ये 10वां है। और 14 से 6 वर्ष की आयु व गीत पर 66वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि 86 संविधान संशोधन के तहत, ये क्या है? 51 ए के में है, ठीक है, 51 ए के में है। तो देखिएगा क्या नहीं मिला? पहला पॉइंट, अभिभावकों की आज्ञा मानना, ठीक है, यानी कि जो हमारे माता पिता हैं, चलिए माता पिता लिख लेते हैं, जो हमारे माता पिता हैं उनकी आज्ञा मानना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। माता पिता की आज्ञा मानना मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्रगीत की रक्षा करना क्या मौलिक कर्तव्य है? नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम घरों में माता पिता की आज्ञा नहीं मानते तो क्या वो मौलिक कर्तव्य है? वो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रगीत का सम्मान करना भी मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम इसमें प्रश्न भी देखेंगे और प्रश्न को बहुत ही जल्दी से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, भारतीय संविधान के भाग नंबर अगर बात करेंगे, भाग नंबर 4 ए में रखा गया है। आर्टिकल की बात अगर करेंगे तो 51 ए में रखा गया है। आर्टिकल कौन से? 51 ए में रखा गया है। कहां से ग्रहण किए हैं? सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए हैं। तो सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्यों को, पंचवर्षीय योजनाओं को ग्रहण किया गया है। इस संशोधन के तहत तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो कौन सा होगा आपके? आर्टिकल नंबर 51 ए। आर्टिकल नंबर 51 ए। ये पहले 31 ए की बात करेंगे तो पहले इसमें संपत्ति का कर था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार में मान्यता दी गई है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब कहाँ रखा गया है? अब भाग नंबर 12 में रखा गया है।
और अनुच्छेद नंबर 301 के तहत शामिल किया गया है। अनुच्छेद नंबर 301 के तहत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है। 61वें की अगर बात करेंगे तो क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो या राज्यसभा। ठीक है। आप बताइए कि आर्टिकल नंबर 55 में क्या है। ठीक है, ये तो आप अभी राष्ट्रपति से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इतनी बात याद रखिए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का अंग नहीं था। देखिएगा प्रश्न भी बन गया, मूल संविधान का कौन सा अंग नहीं था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा है मूल अधिकार, भाग 4 का हिस्सा है आपके, और इसको जोड़ा गया था भाग 4A में। ये तो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, मैंने आपको यही बात बताई थी कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में से जोड़ा गया था। ठीक है, अगर मूल अधिकार की तो स्टडी हम कर ही चुके थे, लेकिन अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 के अंतर्गत रखे गए हैं। रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 36 से 51 के अंतर्गत रखे गए, 36 से 51 के अंतर्गत बात करेंगे। कहां से लिए मूल अधिकार, तो यूएसए से ग्रहण किए थे। मूल कर्तव्य कहां से, वो सॉरी, राज्य के डीपीएसपी कहां से लिए थे, राज्य के नीति तत्व कहां से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे। आयरलैंड ने कहां से लिए थे, तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए थे। आयरलैंड ने कहां से लिए थे, स्पेन के संविधान से लिए थे। अब मूल कर्तव्यों को हमने क्या लिया, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए हैं। सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए हैं। और आर्टिकल अभी हमने पढ़ा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपके माइंड में फिट हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 51A में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 51A में। अब देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के संविधान को कहां से लिया गया, मूल कर्तव्य का टॉपिक है तो मूल कर्तव्य की ही बात होगी। कहां से लिया गया, सोवियत संघ रूस से लिया है। कनाडा से क्या लिया, तो कनाडा से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट संघीय व्यवस्था लिए, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ब्रिटेन से क्या लिए, एकल नागरिकता को लिया है, एकल नागरिकता को लिया है। संसदीय व्यवस्था ली है, संसदीय व्यवस्था भी ली थी। एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, ठीक है, ये सब हमने कहां से ली है, यहीं से ली है। आईएएस का पद भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, आईएएस का पद भी कहां से लिया, ब्रिटेन से ही हमने ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया। इतनी बार मैं बता चुका हूं, मैंने क्या कहा, आपका आने वाला प्रश्न, एग्जाम में आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर आप डेली रूटीन पर क्लास पढ़ते हैं तो आपको ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन ठीक होगा उसको आपके दिमाग में खुद ही छप जाएगा वो कि ये आंसर रिक्रूट क्या है, ठीक है। ठीक है, तो वो आपके माइंड में एकदम तुरंत ही छप जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये भी प्रश्न देखिएगा, अगर यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान के भाग 4A द्वारा कितने मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। अगर यहीं पर प्रश्न होता, प्रश्न क्या होता है यहाँ पर कि मूल संविधान में, मूल संविधान में कितने, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, कितने मूल कर्तव्य थे। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप क्या लिखोगे, 1, 0, 6 या 11। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो आपको पता है कि जोड़े गए थे, किसके द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो कोई भी नहीं था, यानी कि आंसर क्या होगा, 0 थे, यानी कि कोई भी नहीं था। ठीक है, लेकिन कितने मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, कितने प्रदान किए गए हैं, तो आपके 11 प्रदान किए गए। 11वां जो है आपका शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन आने देते हैं, 51A के में है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, के में है।
अगला देखें, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? मैंने आपको बताया श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में रही थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, ये देखिएगा, मौलिक कर्तव्य नहीं की बात कर रहा है कि भाई नहीं है, तो नहीं वाले में तो इंपॉर्टेंट, संविधान का पालन करना व उसके आदर्शों का सम्मान करना, बिल्कुल। भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, मैंने आपको बताया था। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करने जैसी कोई बात हमने पढ़ी नहीं थी, तो मतदान करने जैसी कोई बात पढ़ी नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा, मतदान की अगर बात करें तो मतदान हमारा कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। लेकिन विदेशी व्यक्ति को भारत में मत देने का, ठीक है, संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक अधिकार है। विदेशी व्यक्ति को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर बात करें कि मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया था। एक प्रक्रिया की गई थी 61 संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, और इसे लागू किया गया था 1989 में। तो देखिएगा, मतदान की आयु आजकल वोट डालने की कितनी है? आपके 18 वर्ष है। कब चेंज किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है, तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सही होने वाला है वो क्या होने वाला है? जी ही आपका गलत है। ठीक है, चुनाव से संबंधित हमारा कोई भी मूल कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं आता है। माता पिता की आज्ञा मानना मूल कर्तव्य नहीं आता है आपके। 86 संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ठीक है, आपको पता है कि देश की, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया होगा। लेकिन देखिएगा, अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार की बात करें, तो देखिएगा, एजुकेशन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में से मूल कर्तव्य कहा गया, सॉरी मूल अधिकार कहा गया, फंडामेंटल राइट्स कहा गया, एफआर कहा गया। इसके बाद अगर बात करें आर्टिकल नंबर 45 में, तो इसे डीपीएसपी कहा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भारतीय संविधान के 51 ए और के की अगर बात करें तो इसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहा गया, यानी एफडी कहा गया। ठीक है, ये सब क्या है? इन सभी में कहा गया है 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत, 2002 के तहत ये वाला अनुच्छेद 2002 के तहत भारत के संविधान में रखा गया। इसे लागू किया गया 2003 में, लेकिन ये पूरी तरह से लागू हुआ था 2009 में और लागू फिर से करा गया 2010 में। तो प्रश्न बनता है कि आरटीई, राइट टू एजुकेशन, पूरी तरह से कब अस्तित्व में आ गया? तो 2010 में पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया। पारित करने के लिए 2009 की तारीख थी, संविधान संशोधन 2003 था, इसे लागू किया गया 2002 था और इसे लागू किया गया 2003 में। तो इसकी बात याद रखिएगा, सिर्फ ये दो तारीख याद रखिएगा, 2002 और 2010। पारित कब किया गया आरटीई? तो 2010 में पारित किया गया। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में भी आता है। तो 6 से 14 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार जरूरी है। उन्हें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की धारणा रखती है आपकी कौन? भारत सरकार उनकी धारणा रखती है। ठीक है, याद रखिएगा, लगा लिया था कि हमने इसका। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आर्टिकल याद रखिएगा, कह रहे हैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा व उसके अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लेखित है? संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना किस पर आधारित थी? अगर प्रश्न बनता है कि संविधान की प्रस्तावना किस पे आधारित थी, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी।
संविधान की प्रस्तावना जो थी वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। और अगर बात करें उद्देश्य प्रस्ताव को, भारतीय संविधान की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव, और इसे पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया था। ये किसने रखा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसको रखा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने इसको रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव को रखा कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा था। तो प्रस्तावना जो थी वो किस पे आधारित थी? आपके उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है। राज्य के नीति निषेधक तथ्य हमने कल ही पढ़े थे, कंप्लीट स्टडी करे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वहां जाके देखिएगा। मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार भी नहीं है। कौन है? तो यह प्रश्न देखिएगा, एकदम नंबर 1 प्रश्न है। मतलब ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि नहीं वाले प्रश्न जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व संस्थानों की रक्षा करना। अब देखिएगा, राष्ट्रीय स्मारक जो है वो आपने पढ़े होंगे डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निषेधक तत्वों में पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक इसके अंतर्गत आता है 49, आर्टिकल नंबर 49 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? पहला ही वाला ऑप्शन होगा, यानी कि यही हमारा सही नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व संवर्धन करना, ये तो हमारा राइट आंसर है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमारा राष्ट्रीय मौलिक कर्तव्य है हमारा, और ये भी हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। लेकिन राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना हमने कहीं पर भी नहीं देखा, तो वो हमारे मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता। देखिएगा, एक तो ये वाला नहीं आता, दूसरा मतदान करना हमारी श्रेणी में नहीं आता। मतदान करना भी हमारी श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जैसे चुनाव हो गया, मतदान नहीं करना है, चुनाव नहीं करना है। मम्मी पापा की आज्ञा मानना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आज से ही आप लोग मम्मी पापा की आज्ञा मानने को मना कर दो, बोलो उनसे कि मौलिक कर्तव्य नहीं है भाई, हम तो नहीं मानेंगे, संविधान में कहीं पर नहीं दे रखा है तो हम क्यों मानेंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो माता पिता की आज्ञा मानना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में प्रावधान है कि भारतीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के प्रति हर भारतीय को नागरिक कर्तव्य है? यानी कि पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय गान हमने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया। लेकिन राष्ट्रीय गीत की चर्चा यहाँ पर कहीं भी नहीं की जा सकती है। तो क्या होगा आपका? आर्टिकल नंबर पहला ही सही है हमारा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 51A पे ही अंतर्गत आता है। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि भाई जितने भी प्रश्न हमारे अनुच्छेद से बनते हैं वो सब आप लोग याद करें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? ये भी देखिएगा, मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। संविधान का पालन करना बिल्कुल है, भारत की प्रभुता की रक्षा करना बिल्कुल है, करों का भुगतान करना यानी कि टैक्सेस से भुगतान करना हमारा मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, यानी कि टैक्सेशन हमारे उसमें नहीं आता है। तो टैक्सेशन की बात अगर जहां पर करी जाए, यहाँ पर करों के भुगतान की बात की जाए, तो वो हमारे मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में वो आपके नहीं आता है, यानी कि याद रखिएगा, करों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक बात नोट बनाइएगा, नोट में जितने भी मौलिक कर्तव्य यहाँ पर नहीं है उनको भी लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हो सकता है क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया जाए, हो नहीं सकता। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके आएंगे मौलिक कर्तव्यों से। करों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, भारत की प्रभुता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, और संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। लेकिन चुनाव में चुनाव में मतदान देना, करों का भुगतान देना, माता पिता की आज्ञा मानना, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। राष्ट्रीय गीत की चर्चा नहीं की जाती है, तो राष्ट्रीय गीत भी हमारी मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, 99 प्रश्न हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखिएगा, आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। 99 प्रश्न, 99 प्रश्न जो है, 99 प्रश्न जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि आज हमारे कहें अगर तो एवरेज हमारा औसत 20 क्वेश्चनों का निकल रहा है, तो सबसे हमने प्रश्न कराए हैं। और हमारा कल का जो टॉपिक होगा,
ठीक है। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो सबसे अच्छा टॉपिक अभी तक का होगा, क्योंकि उसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का जो नाम होगा वो है संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन हम पढ़ने वाले हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। और उसके बाद हम मूल संरचना को पढ़ेंगे, तो पूरा हम संवैधानिक ढांचे को कवर कर लेंगे। आप लोग यहाँ से यूपीपीसीएस, यूपीएससी, वनडे एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। संविधान आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों। उसके बाद आप लोगों को पता है कि 1 जनवरी से हम रिटन के फॉर्मेट में, ठीक है, रिटन फॉर्मेट में शुरू करने वाले हैं। आपके लिए क्या शुरू करने वाले हैं रिटन के फॉर्मेट में? रिटन आप नोट्स बनाइएगा, एक क्लियरी नोट्स आपका बनेगा, क्लियर नोट्स आपका बनेगा। और हम शुरुआत करने वाले हैं किसकी? लूसेंट की बुक की शुरुआत करने वाले हैं। तो ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोगों को आप लोग लाइक करते हैं, लेकिन हमें भी कुछ मात्रा में कर लीजिएगा, व्यूज बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी रुपया नहीं लगता और कमेंट्स करने में भी आपका कोई रुपए नहीं लगता है। आप पूरी वीडियो वॉच करिएगा, लगातार बनिएगा। डेली 4 बजे हमारी क्लास आती है दोस्तों। ठीक है, तो हम पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वरना आपको कमेंट्स बॉक्स में पीडीएफ कंप्लीट मात्रा में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।